अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज हम एक सैंपल एपीआई कॉल करेंगे और उसके बाद फिर उसके डाटा को यूटिलाइज कर कैसे करते हैं वो करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं यूजर्स यूजर्स डिटेल, ठीक है। पहले ये कंपोनेंट हम बना लें फिर इसको यहाँ पे कॉल भी कर लें, ठीक है। ठीक है, अभी हम आउटपुट देखते हैं तो यूजर डिटेल्स का यहाँ पे कंपोनेंट कॉल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई भी सैंपल एपीआई। जैसे कि मैंने, हमारे पास वैसे तो ओरिजिनल एपीआई होती है लेकिन अभी हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, तो फेक जेसन डाटा या फेक ओरिजिनल लाइक कुछ यूजर्स की। अब देखो ना, हमारे पास रिएक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड है। जब भी हमने बैकएंड के साथ बातचीत करनी है तो हमें डाटा चाहिए कोई, और वो डाटा सारा एपीआई के थ्रू आता है। यार इसका डाटा डमी जेसन में से उठा लेते हैं। अब कभी भी हम एपीआई जब कॉल करते हैं तो हमारे पास उसकी ना कुछ डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, लाइक ये ही गेट की जो एपीआई है उन्हें अगर हम ब्राउजर में लिखें तो वो एग्जैक्टली हमें वो जो डाटा उसने प्रोवाइड करना होता है वो प्रोवाइड करती है, जो ओपन एपीआई होती है। अब कुछ एपीआई होती हैं जो कि प्राइवेट एपीआई होती है, उनके लिए हमें एपीआई की या फिर अदर इंफॉर्मेशन वगैरह सबमिट करवानी पड़ती है, जिसके थ्रू बैकएंड को पता चलता है ये यूजर ऑथराइज है कि नहीं, ठीक है। ऑथराइजेशन चेक करने के बाद वो फिर हमें डाटा भेज देता है, लेकिन ये हमारे पास अभी एक ओपन एपीआई है और ओपन एपीआई कुछ ना कुछ हमें डाटा रिटर्न करेगी। अब इस तरह की कोई भी एपीआई को कॉल करने के लिए हम एक इस तरह से करेंगे, यूज इफेक्ट। क्योंकि ये एपीआई जो होती है हमारे पास, जब एक बार डाटा आ गया हम बार बार इसको चेंज नहीं करेंगे, बार बार कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि एपीआई की जो रिक्वेस्ट करने की कॉस्ट होती है वो ह्यूज होती है, तो दैट्स वाई हम बार बार कॉल नहीं करेंगे। जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम तभी कॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये कंपोनेंट ओपन हो, हम नया बनाएंगे तो फिर उसमें नहीं इसको कॉल करेंगे दोबारा। उसके लिए हम अगर लाइक हम चाह रहे हैं कि एक ही डाटा डिफरेंट जगह पे यूज करना है, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स वगैरह यूज करते हैं, वो फ्यूचर का कंसेप्ट है। अदरवाइज हम प्रॉप्स के थ्रू डाटा भेज देते हैं, पैरामीटर एज अ सेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, कोई भी एपीआई कॉल करने के लिए हमारे पास जो मेथड होते हैं वो एक्सएचआर रिक्वेस्ट होती है, फेच होती है, ठीक है, या एक्सियस होती है। अब जो सबसे एक एक फिजिबल वे होता है वो, लाइक एक जो अच्छी लाइब्रेरी आजकल मोस्टली यूज होती है वो है एक्सियस। एक्सियस को यूज करने के लिए पहले हमें एक्सियस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। NPI एक्सियस। अच्छा, एक्सियस जो है ये आपकी एपीआई कॉल के लिए यूज होती है। लाइक मैं कहता हूँ फलाना सर्वर से डाटा उठा लाओ, तो ये जाएगा वहां से डाटा उठा, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट कॉलिंग के लिए होता है, जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए, लाइक डाटा किस तरह से आएगा, क्या चीजें होंगी, उनके लिए ये यूज करते हैं हम, ठीक है। एक्सियोस को यूज करने के कॉल करने के बाद हम कहेंगे एक्सियोस डॉट गेट, या फिर वो पास देंगे जहां से हमने डाटा मंगवाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरीके हैं, हमने वो पढ़े थे
देन, कैच, ट्राई, कुछ से पढ़ी थी? सर उस दिन की क्लास में सर मैं और आसिफ थे। मेरा दिल करता जेड़ा जेड़ा नहीं सी उन्होंने घर पढ़ा हुआ। अच्छा, एपी रिक्वेस्ट कॉल करने के बाद हमारे हमें ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस क्या होता है कि एक एक प्रॉमिस, जैसे कि इसकी उर्दू में इसकी डेफिनेशन के बाद लाइक मैं डाटा भेज दूंगा। सिस्टम कहता है, हम उसको प्रॉमिस का ये मतलब है कि हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उसके अंदर कोई डाटा हुआ, थोड़ी देर लगी डाटा लाने में कुछ भी, तो वो उतनी देर वेट करेगा और लाके में डाटा भेज देगा, अदरवाइज एरर दे देगा। ठीक है। अब मोस्टली जो है हमारे पास जब भी एरर्स होते हैं, एरर्स को टैकल करने के लिए हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज जो अभी आपके लिए नोट करने वाली है वो एरर हैंडलिंग। दूसरी चीज है एपीआई कॉलिंग। और तीसरा जो एक टॉपिक आज आप नया सुन रहे हो वो है प्रॉमिस। ठीक है। प्रॉमिस अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम इसको जरा स्लोली सा रीड करेंगे, लेकिन इसको एक तरीकेकार से करेंगे। हमने अब यहाँ पर जब बात करते हैं ना डायरेक्टली प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस हमेशा में रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपका कोर्स जरूर कंप्लीट करवा दूंगा, या तो मैं करवाऊंगा या रिजेक्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है। तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अब ऐसा है कि मैं इसी तरह से हर प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह से होता है, या तो उसका कोई डाटा आएगा या फिर एरर आएगा। ठीक है। उसको टैकल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका मैं यूज करने वाला हूँ वो है देन और कैच का। ठीक है, वो बताता हूँ, एक सेकंड। वो एक एरो फंक्शन है ना, एरो फंक्शन का एक पैरामीटर है, पैरामीटर्स के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इसको देखा जाए तो हमने एक देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रख दिया। कॉल बैक फंक्शन ने एक अपना पैरामीटर हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, ऑटो पैरामीटर होगा। अगर उसके अंदर कोई डाटा या कुछ भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर नीचे एरर आ जाएगा। एरर दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, और रिस्पॉन्स है नाम रखा है ना पैरामीटर का, कुछ भी हम उसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे। अच्छा, इसको जब हम कॉल करेंगे होगा कॉल, तो ये फर्स्ट टाइम में ही एक बार कॉल होगा और बंद हो जाएगा। ये प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट गई। जब भी हमने कोई एपीआई कॉल करनी है तो ये यहाँ कंसोल यानी ये डिबगिंग टूल के अंदर नेटवर्क की टैब के अंदर उसकी सारी की सारी रिक्वेस्ट और डिटेल्स हमें फाइंड होंगी। अब ये देखो मैंने प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट भेजी, प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट गई है। कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट की रिक्वेस्ट गई है, इस पाथ के ऊपर गई है, ओके है, यानी कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ये मेरे पास लिमिट 30 की लिमिट है, यानी 30 टोटल डाटा है हमारे पास। प्रोडक्ट्स के अंदर सारा का सारा डाटा है, स्किप 0 की है, और टोटल कितने हैं? 100 है। इसको कहते हैं बैकएंड पेजिनेशन। बैकएंड सारी की सारी डिटेल भेज देता है। अब इसका इस इतने से रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाता है कि हमें जो डाटा रिटर्न आया है ना, वह 30 रिकॉर्ड अभी हमारे पास आए हैं। टोटल 100 रिकॉर्ड है, यानी 70 रिकॉर्ड अभी हमारे पास नहीं आए। ठीक है। और स्किप, यानी स्किप 0 का मतलब है कि बिल्कुल स्टार्ट से पहले 30 जो है वो उठा के वो उसने हमें दे दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये चीज की, एपीआई रिक्वेस्ट की, एपीआई रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ये रिस्पॉन्स डाटा एक्सेट्रा ये डिटेल्स वगैरह मिल गई। सबसे पहले देखो वो कह रहा है कन्फिग है, फिर डाटा है, फिर हेडर्स है, रिक्वेस्ट है, स्टेटस है और स्टेटस टैक्स है। ठीक है। हमने जब भी हमने देखना है कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? स्टेटस के साथ। स्टेटस 200 है तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, 400 है तो बैड रिक्वेस्ट है, हमारी हमने रिक्वेस्ट गलत तरीके से भेजी है। 404 का मतलब है कि रिक्वेस्ट जिस पाथ पे जा रही है वो पाथ ही अवेलेबल नहीं है। 500 का मतलब होता है सर्वर खराब है। 401 का मतलब है अनऑथराइज, आप इस चीज के ऑथराइज नहीं हो क्योंकि एपीआई प्राइवेट होगी।
इस तरह से बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं डिफरेंट, उन सारे के सारे रिस्पॉन्सेज से हमें पता चल जाता है कि एरर क्या था। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो यूज करने वाली चीज है वो डाटा के अंदर आ रही है। जो भी हम हमें यूज करने वाला डाटा है वो यहाँ पे आएगा। हम कहेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या हो, 200 हो जाए। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस 200 है तो इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई होगी, ऐसे ही है। सक्सेसफुल हुई होगी तो वो कुछ डाटा भी लेके आएगी, अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो वो डाटा नहीं लाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा। कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर कोई एरर भी आ जाता है वो कैच हाँ, स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। नहीं, अगर 200 वाली हमने इसलिए लगाई है कि ये जो नीचे वाला जो कोड लिखा है ना, ये सिर्फ 200 पे चले, अदरवाइज ना चले। अदरवाइज वो कैच में चला जाए। वैसे तो ये चला जाता है बाय डिफॉल्ट बाय सेल्फ, लेकिन ये लगा लेनी बेहतर रहती लेकिन सर वो पढ़ रहा था कि लिखा कि मतलब ये सक्सीड हो जाता है, लेकिन कोई और आ जाए मतलब चल जाएगा, लेकिन कभी मसला क्या होता है वो एरर में नहीं जाता, वो सक्सेस ही हो जाता है। है। हाँ यार, इसमें मेरे ख्याल से 201 आई थिंक, और 20 की जो सीरी है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल से एरर नहीं होते, तो उसको सक्सेस ही मानता है। इस तरह से है कुछ रिस्पॉन्स उन पे, वो एरर नहीं मानता, लेकिन वो एक तरह का एरर भी होता है। इसलिए 200 भी लगाया है। हाँ। अच्छा, हमने यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट डाटा मंगवा लिया। डाटा के अंदर अब जब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, लिमिट है, प्रोडक्ट है, स्किप है, टोटल है, ये सारा का सारा डाटा हमने यहाँ पर शो करवाना था। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करवाऊंगा और यहाँ पर गेट करूंगा तो ये रिस्पॉन्स ही होगा, डाटा नहीं होगा। ठीक है, ये एक मसला हो जाएगा मेरे पास कि मैं रिस्पॉन्स से कुछ भी रिटर्न करवाऊँ, उसके बाद जब मैं उसको एक्सेस करवाऊंगा तो वो एज अ प्रॉमिस ही उसको मिलेगा। ठीक है, उसको प्रॉमिस रिजॉल्व करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हम इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम स्टेट को यूज करेंगे, और सारा जो डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा उसको स्टेट के अंदर हम डाल देंगे। स्टेट के अंदर हम कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो जो भी उसका डाटा होगा वो डाटा के अंदर सेव हो जाएगा, बाद में मैं उसकी मॉडिफिकेशन करूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई डाटा के अंदर डाटा हमारे पास आया कि नहीं। डाटा के अंदर डाटा आ गया। अब हमने ये सारा का सारा डाटा नीचे शो करवाना है। शो करवाने के लिए हम कहेंगे डाटा डॉट प्रोडक्ट। ये कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हम कहेंगे डाटा डॉट मैप, नहीं, डाटा डॉट रिस्पॉन्स प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो कि ये डाटा डॉट प्रोडक्ट्स लिखा है और एरर आ रहा है। एरर यहाँ पर ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एम्प्टी। अच्छा, यहाँ पर ये इशू क्या आ रहा है कि मैंने जो हमारी स्टेट है उसको बाय डिफॉल्ट जो है एम्प्टी, सॉरी, उसको मैंने कह दिया कि वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, और अगर मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी लूंगा तो वो एरर देगा। या तो फिर मुझे उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, या फिर इस तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, बाद में लगाते हैं, कि हमारा जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है। हम यूज स्टेट के अंदर यहाँ पर इसकी टाइप लिखेंगे। इसकी टाइप सबसे पहले होगी
अभी यहाँ पर हमने इसको क्या कह दिया, या तो इसकी टाइप ये होगी या फिर इसकी टाइप क्या होगी, एम्प्टी करली ब्रेसेस, यानी कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगी। ठीक हो गया, फिर तंग करिएगा तो ये इसको प्रिटियर वर्क क्यों नहीं इस पे कर रहा। चलो अब जो भी है इसको बाद में देखूंगा मैं, प्रिटियर क्यों नहीं वर्क कर रहा। अभी से मैंने कह दिया कि वो अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर देखो डाटा इज पॉसिबली अनडिफाइंड। अब अगर अनडिफाइंड की कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो वो तो एरर आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो ऐसे डाल देंगे। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अगर डाटा मौजूद है तब इसकी ये आगे ये वाली फॉर्म कर दो, प्रोडक्ट्स वगैरह या जो भी उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। अगर प्रोजेक्ट्स जो है ये कभी अनडिफाइंड हो जाते हैं या फिर डाटा अनडिफाइंड है, आगे प्रोजेक्ट्स भी अनडिफाइंड है, तो मैप पे तो फिर से एरर आएगा ना। इसलिए यहाँ पर फिर से मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इसका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ही अगर प्रोडक्ट हमारा अनडिफाइंड कभी होता है तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अभी हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार देखो तो हमारे पास आ क्या रहा है, ब्रांड है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंट परसेंटेज है, आईडी है, इमेज है और इसके बाद प्राइस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज शो करवाते हैं, थोड़ा सा इसकी डिजाइनिंग कर लें। इमेज कहाँ से हमने लेनी थी, ऑब्जे डॉट थंबनेल। ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका अब नेम डालना है, टाइटल डालते हैं ऐसा नेम, ऑब्जे डॉट टाइटल। ठीक हो गया। अभी ट्राई करते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। वो प्रोडक्ट्स जो हमने सर्वर से मंगवाए थे यहाँ पर आना शुरू हो गया। अब इसके पेरेंट को हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और ये एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स लिस्ट, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट ही कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर एक मसला हो गया कि मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया लेकिन ये क्या, ये तो पूरी लाइन में आना शुरू हो गया, नीचे ओवरफ्लो आना शुरू हो गया। इसको तो ग्रिड की तरह आना चाहिए था, एक दो फिर तीन चार पाँच छः इस तरह से आना चाहिए था, क्योंकि हमने फ्लेक्स रैप नहीं किया हुआ। अब क्या है कि हर एक प्रोडक्ट 100% विड्थ के ऊपर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए था एक लाइन के अंदर 3 प्रोडक्ट आए। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, इसको कहेंगे मैक्स विड्थ 33%। उसके बाद हम कहेंगे फ्लेक्स
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे पहले हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि ये है क्या, ये जो फ्लैक्स हमने दिया है। सबसे पहले फ्लैक्स ग्रो, श्रिंक और बेसिक्स आ रहा है। ग्रो के मेरी कोई भी एक लाइक, कभी बस में सफर किया हो, सभी ने किया ना। कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग बैठे होते हैं, एक मोटा सा आगे बैठ जाता है। वो जैसे ही आगे बैठता है उसके पास जगह थोड़ी होती है, वो वहां पे बैठ तो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके फैलता जाता है, आपको तंग कर देता है। मैं इस बात पे मैं बस पे अगर सफर करूँ ना, तो मैं कह देता हूँ मोटा है कोई बैठा, मैं कहना मैं नाल दी सीट खरीद लेनी, मैं तेनों नहीं बैठ देना। क्यों, मुझसे कहा नहीं जाता कि यार तुम जगह। अब मैं थोड़ा सा कहने लगे हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कहता हूँ यार अगला बंदा तंग होएगा, मैं तंग हो जाता हूँ, वो बेशर्म होके फैली जाते थे। तो ये एक कंसेप्ट समझ लो कि मैं जो हूँ, मैं लाइक श्रिंक हो रहा हूँ, ठीक है, और वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। दोनों एक ही जगह पे है, स्पेस उतनी है, लेकिन मैं सुंगड़ रहा हूँ और वो ग्रो हो रहा है, वो फैल रहा है। इसी तरह से अगर हम फ्लैक्स की जो ग्रो की वैल्यू है, चार डिव है, उनमें से एक को बढ़ा दी जाए, तो दूसरी सारी हमेशा श्रिंक हो जाया करेंगी उसकी निस्बत। वो हमेशा अपनी स्पेस उनकी निस्बत ज्यादा लेगा। ठीक हो गया। अगर सेम साइज हो, सेम साइज हो, देखो लाइक चार हमने सेम साइज की डिव्स लगा दी हैं, और हमने एक को कह दिया कि इसका ग्रो 2 है और सभी का एक एक है, तो क्या होगा, जितना हर एक इंडिविजुअल का साइज होगा उससे डबल उसका साइज होगा। ठीक हो गया। लाइक मैं कहता हूँ कि इस डिव का साइज है 2, इसका है 2, इसका है 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और इसको ग्रो हमने लगाया कितना, डबल लगाया है, ग्रो 2 कर दिया उसको, तो वो कितना होगा, 2 2 पिक्सल उनकी है, तो इसकी कितनी विड्थ होगी, 4 पिक्सल। ठीक हो गया। और इसी तरह श्रिंक की भी है, श्रिंक की हम एक लगा देते हैं एक प्रॉपर्टी कि ये कितना श्रिंक होगा, लाइक एक 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 इस चीज को इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये देखना। मतलब इस तरह में तीन भी है वो सेम है, इनका साइज बड़ा है, फ्लैक्स श्रिंक 0, ठीक है। अभी ये डिव देखो, अच्छा भाई, हीरो ला देंगे, श्रिंक 1 है, श्रिंक 0। हम्म, ठहर जाओ, मैंने ये मैंने इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो रिवाइज नहीं किया। अभी आपने याद करवाया तो मैंने कहा चलो आज आपको करवा ही देता हूँ। फ्लैक्स शेयरिंग, फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लैक्स, जाओ आप। फ्लैक्स कितने गया, किधर है यार, ठहर जा। फ्लैक्स श्रिंक CSS। अभी यहाँ पर एक चीज देखो कि हमने यहाँ पर इसको कहा है कि 2 वाली जो है, जो nth टाइप जो चाइल्ड होगा, सेकंड वाला, वो श्रिंक हो जाएगा कितना, 3 तक श्रिंक हो जाएगा।
अदरवाइज श्रिंक नहीं होंगे। तो जब विड्थ के अंदर उसको उसको मैनेज किया गया एक डिव के अंदर, तो क्या हुआ, उसने अपनी स्पेस को कम कर लिया और दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज है। उनकी विड्थ सभी की बढ़ी हुई है, लेकिन उसकी विड्थ कम हुई है क्योंकि हमने उसके ऊपर श्रिंक की वैल्यू लगा दी हुई है कि वो उसको हमने अलाउ कर दिया कि वो श्रिंक हो सकेगा। लेकिन जो ग्रो है, इसी तरह से हम ग्रो की ऑपोजिट प्रॉपर्टी जो होगी ग्रो की होगी, वो जितनी भी स्पेस बचती है अदर एलिमेंट्स के, वो सारी की सारी एक्वायर कर लेती है। ठीक हो गया। अब इसका वही वाला कंसेप्ट फिर से है कि अगर आप दो लोग सीट पे बैठे हैं, एक जो है वो ऐसे करके बैठा है और एक ऐसे करके बैठा हुआ खुला होके, वो ग्रो हुआ है और वो श्रिंक हुआ। सिंपल सी बात। ठीक हो गया। जो सिंक होगा उसकी सर जो स्पेस होगी वो जो दूसरे होंगे वो मतलब एक्वायर करेंगे। दूसरा वाला जो है वो जब फैलेगा ना, तो श्रिंक वाला देखेगा जगह कम है, वो पंजाबी च कहते कुंगड़ के बह जाएगा। जी सर। ठीक है। और जो ग्रो वाला होगा वो देखेगा खाली स्पेस है, वो और चौड़ा होके बैठता रहेगा। ठीक हो गया। अब आ जाती है बेसिस की बारी। जो बेसिस होती है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से होती है कि लाइक जैसे हम विड्थ लगाते हैं किसी भी एलिमेंट को, हम कहते हैं कि इसकी मिनिमम विड्थ जो है 33 पिक्सल होगी। ठीक है। तो बेसिक्स क्या कहती है, वो कहती है कि जो भी आपकी फ्लैक्स के अंदर जो स्पेस आएगी ना, उसके अंदर 33% जो है इसकी अक्वायर है, इसकी अपनी जगह है। हाँ, मिन विड्थ की तरह होती है। तो ये अपनी फ्लैक्स के अंदर एक एक स्पेस है, उसको कहेगा कि ये इतने परसेंट इस डिव की विड्थ है। लाइक अगर हम किसी को मोस्टली जो फ्लैक्स बेसिक श्रिंक और जो होती है ना हमारी ग्रो, इनका कॉम्बिनेशन होता है कि फर्स्ट वाली जो होती है हमारी होती है ग्रो, सेकंड श्रिंक और थर्ड जो होती है हमारी वो बेसिस होती है। और जो बेसिस, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं जब भी हम अपनी ग्रिड बनाते हैं ना, हम वन वन और जो भी परसेंटेज होती है इस तरह से लिखते हैं कि वो, उसका क्या मतलब होगा कि वो अगर एक ग्रो या श्रिंक होगी तो दूसरी भी ग्रो एंड श्रिंक होंगी, सभी पे सेम प्रॉपर्टीज लगी होती हैं। ठीक है। और वो अपनी अपनी स्पेसिस एक्वायर कर लेती हैं। मतलब सर 2 की हो तो 150%। क्या? अगर 2/2 की ग्रिड हो तो 150%। 2/2 की ग्रिड हो, तो 150%। 150%, हाँ। अच्छा ये देखो यहाँ पर, वैसे जैसे मैंने बताया था कि जो अदर है वो सारे पंजाबी के कुंगड़ के बैठे, लेकिन जितनी भी स्पेस है वो लभी वो चौड़ा आगे बह गया, क्योंकि हमने सभी को 1 1 लगाया था और उसको 3 कर दिया था। 3 जो उसकी लगाई है हमने अपनी प्रॉपर्टी, वो कितनी होगी, जितनी इंडिविजुअल की एक एक विड्थ है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके इसकी विड्थ है। ठीक हो गया। अब जब भी हमने ये चीज देखनी है ना कि लाइक किसी भी एक डिव की लाइक दूसरों के पर्सपेक्टिव से उसकी कितनी स्पेस एक्वायर करेगा, तो वो इसके ऊपर ग्रो के ऊपर होता है, और श्रिंक के ऊपर होता है कि लाइक किस किस को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो श्रिंक हो सके। ठीक हो गया। अब इसके बाद नहीं, हाइट नहीं इफेक्ट होती, हाइट और चीज है। और उसके बाद होता है रैप है नहीं बेसिस। ये आपकी बेसिस आ गई। अब यहाँ पर हमने फ्लैक्स बेसिस 100 पिक्सल कर दी है, तो ये उसकी मिन विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है। इसको अगर हम जरा चेंज करके देखेंगे, बेसिस ज्यादा यूज होता है कि बाकी चीज वगैरह भी यूज होता ठीक है, ये तीनों की एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज होते हैं। बाई सेल्फ मुझे जहां तक याद है मैंने कभी भी इन्हें अलग अलग किए ही नहीं। वन वन और जो भी परसेंटेज होती है वो लगा के काम करते हैं। मोस्टली आपको लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, तो आप उन लाइब्रेरीज को यूज करते हुए अपना काम वगैरह कर लेते हो, तो ज्यादा इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप टेलविंड वगैरह के साथ वर्किंग करते हो तब आपको ये चीजें जरूरत पड़ती है, कस्टम के साथ वर्किंग करते हो तब जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? जीनियस बच्चे हैं। अब इसको मैंने मैक्स विड्थ कितनी लगाई थी,
33%। इसको मैंने कट कर दिया और यार ये शॉर्ट फॉर्म यही है कि फर्स्ट वन ग्रो है, श्रिंक है और बेसिस है, और फिर बेसिस है। अब ये प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पर एक और छोटी सी चीज है कि हमने सारा कुछ तो यहाँ पे हमने वो जो प्रोडक्ट वगैरह वाली डिप वगैरह बनाई थी उसके अंदर कर दिया है, लेकिन वो फिर भी उसकी इमेजेस जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने इसको क्या कहा है, 1 1 और 33%। तो उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा मिनिमम इसकी विड्थ कितनी, 33% मिनिमम होगी। ठीक है, उससे छोटी नहीं हो सकती, इसलिए उसने दो में उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन हमें इसको तीन चाहिए थी, तो हम सिंपल सी जाएंगे और यहाँ पर एक विड्थ भी लगा देंगे 33%। हो गया। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, 33% हमने लगा तो दिया, तो लास्ट पे 1% जो है वो स्पेस बचती होगी। अब उस 1% स्पेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, उस जो है ना हमारी प्रॉब्लम, उसको फिक्स करने के लिए हम गैप दे सकते हैं। अब जो हमने तीन डिप बनाई है, तो हमारे पास कितना गैप आएगा, दो जगह पे गैप आएगा, 5% 0.5% का गैप आएगा। हम क्या कहेंगे, गैप 0.5। with 33% कर दी, मतलब उसका देखना कि just 33 कर दी, और फिर बेसिस को भी हमने 33% दी है। हाँ, तो उसका क्या मतलब है कि हमने कहा उसकी विड्थ जो है वो 33% है और मिनिमम विड्थ भी 33% है, क्योंकि हमने उसको हमेशा इसी फॉर्म में रखना है। अब क्या हुआ है, आपने अभी देखा है, जब जैसे ये स्क्रीन खुली थी थोड़ी सी डिप साइड पे हुई थी, वो क्यों हुई, क्योंकि हमने इसके दरमियान जो है वो गैप डाल दिया, कितना, 1% का। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमारी डिव है उनसे बाहर जा रही है हमारी इमेजेस। हमारी ओरिजिनल डिव कितनी है, ये देखो इतनी है, लेकिन इमेज बाहर जा रही है, ये प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक और थोड़ा सा काम करेंगे, हम कहेंगे हर एक इमेज जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, 100%। हाइट कितनी होगी, 100%। चलो अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि हर एक की हमने 100% 100% कह दी, लेकिन ये क्या है, चौड़ाई में ज्यादा थी, ऊपर स्पेस छोड़ गया। ये देखो ये ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसने ऊपर नीचे से ज्यादा स्पेस ले ली। ये तो इस तरह से बनी हुई तो चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी क्लाइंट्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट लगाएंगे। हम्म, फ्लेक्स बेसिस यूज करते, क्या ये विड्थ वाला, विड्थ वाला नहीं, अकेला उससे नहीं होना था, विड्थ भी साथ में देनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज है कि हमने ये सारा कुछ करने के बावजूद भी हमारी डिप बड़ी छोटी है। इसकी क्या है प्रॉब्लम हुई कि हमें ये जो आइटम थी इसकी, ये विड्थ 100% का हमने कह दी, लेकिन 100% विड्थ जो इमेज की विड्थ होगी उसके पर्सपेक्टिव से एक रेशो होती है, रेशो के मुताबिक विड्थ के मुताबिक वो हाइट दे देगा, ताकि इमेज खराब ना हो। लेकिन हमें ये नहीं है कि इमेज खराब हो या ना हो, हमने अपने डिजाइन को एक जैसा रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्थ 33% करने के बाद मैं कहता हूँ इसकी जो हाइट है वो कर दो 200 पिक्सल। सभी का साइज सेम हो गया। अब साइज सेम करने के बाद अब देखो कुछ इमेजेस है वो पिचकी हुई है, कुछ कुछ या कुछ कुछ, इनको फिक्स करने के लिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। सारी इमेजेस सही हो गई। बैकग्राउंड साइज नहीं ना इसको करेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज है ही नहीं है। अच्छा, वो
वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के लिए हम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी और एक इशू आ गया कि देखो हमारा कोई भी स्क्रीन का साइज होता है, हमारी जो डिव है वो 200 पिक्सल ही रहती है। इस तरह रिस्पॉन्सिवनेस करते हुए तो हमें सालों लग जाएंगे, मीडिया क्यूरी लिखो, ये करो, वो देखो अभी ये क्या है, 200 पिक्सल ही रहेगी। अब हमने इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करना है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी एक स्टाइल है, कहते हैं हम कि यार ये इस तरह का ना जो डिजाइन है, या ये वाला जो इस लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो रेशियो है ना स्क्रीन की, ये सबसे बेस्ट है। लेट्स सपोज ही मैं कह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी है, 200 340। एक पिक्सल और बढ़ा देते हैं इसको, बल्कि ये 200 340 इसको समझो, 341 छोड़ दो। अच्छा, तो इसकी रेशो क्या निकलेगी कि अगर हमारी विड्थ जो है, क्या हुआ है, सोया नहीं रात को, क्यों, कम फेर नहीं पूरा किया, चलो लेट भी सुता, सुबह का की करने आज, सुबह भी उठ के यही किया सर, सारा दिन में इसी में लगा रहा। बंदे बन जाओ, मनु शक का तेरी गाल देते नहीं सर। अच्छा फिर ठीक है, चलो लेकिन अभी ये क्लास थोड़ी देर में खत्म करने वाले हैं, फिर आप जाके सुकून से सो जाना। अच्छा, अब क्या है कि हमने सारी चीजें कर ली, अब हम इसको ऐसा करना चाह रहे हैं कि जितनी हमारी विड्थ हो ना उसके मुताबिक हाइट बन जाए। ये तो एक पंगे वाली चीज होगी ना कि यार विड्थ के मुताबिक हाइट, जैसे जैसे विड्थ चेंज होती जाएगी हाइट भी चेंज होती जाए। तो हम इसके लिए एक परसेंटेज इसकी एक निकाल लेंगे, एक कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि अगर हमारी जो विड्थ है वो कितनी है, 340 पिक्सल हो, तो हमारी हाइट कितनी होगी, 200 पिक्सल। तो इसकी एक रेशो निकालते हैं। रेशो निकालने वाला फार्मूला अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं रेशो कैलकुलेटर से ही निकाल लेता था, पहले ही खुला हुआ था। रेशो कैलकुलेटर में मैंने इसको क्या कहना है, मैंने कहना है कि अगर मेरी जो विड्थ है कितनी हो, 340 हो, तो हाइट कितनी हो, 200, ऐसे ही है। अगर हमारी विड्थ हो जाए 1 पिक्सल, तो जो हमारी होगी हाइट वो कितनी होगी, कैलकुलेट करो जी। वो कहेगा अगर हमारी विड्थ हो जाए 1 पिक्सल तो हमारी हाइट होगी 0.58882 समथिंग, इस तरह से ये बन जाएगी। इसको लेंगे, हम करेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर आके हम कहेंगे हाइट को ऐसे नहीं करेंगे, अब हम करेंगे पैडिंग लेफ्ट। ये भी एक जुगाड़ है। अब मैंने इसको क्या कह दिया कि जितनी भी इसकी विड्थ होगी उसको मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ और वो पैडिंग हो जाएगी। चलो एक बार देखते हैं डिजाइन का हुआ क्या। अब क्या है कि हर एक के अंदर जो कितनी है, 58% की पैडिंग लगी हुई है। नहीं, जब ये इसको देखोगे ना, आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। कोई हाल नहीं, होने दो लोग है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, 1050, वाई। अच्छा जी, ये क्यों, हाँ ठीक है, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, पैडिंग टॉप आनी थी।
अब क्या हुआ, अब जो भी मेरी विड्थ होगी, कोई भी एक विड्थ है, उसके मुताबिक कितनी मुझे पैडिंग आ रही है, 58% पैडिंग आ रही है टॉप से। अब क्या है, मैंने कहा कि कोई भी एक जो डिव है, उसकी जितनी भी 100% उसकी आ जाएगी हमारी पैडिंग लेफ्ट से, और टॉप से आ जाएगी कितनी, 58%। तो अब इस चीज को एक बार जब देखा जाए तो हमें यहाँ पर पता क्या चला है कि भाई क्या हमने एक एक पर्सपेक्टिव के साथ इसको कर लिया है, लाइक कि जैसे ही मैं विड्थ इसकी कम करता जाऊंगा, उसकी हाइट भी उसके मुताबिक ही चेंज होती जा रही है, लेकिन इमेज का जो डिजाइन एक बार नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको करने के बाद हम थोड़ी सी इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे। वो ये, इमेज को यहाँ पर रखेंगे एक और डिव के अंदर, जिसका नाम होगा डॉट मीडिया। ठीक है। आपको पता है कि जब परसेंटेज वगैरह हम देते हैं, तो वो क्या करता है, पेरेंट की परसेंटेज वगैरह को लेता है। नहीं, एक ही इमेज लगेगी, क्यों दो दो लगेगी, हमने उसके अंदर रैप किया है लट्टू। तो अब क्या हुआ है, 33% जो उसकी विड्थ थी, उसके मुताबिक उसने पैडिंग लगाई, और जैसे हम स्क्रीन का साइज चेंज करते जा रहे हैं, हमारी विड्थ और हाइट भी वैसे ही कंपैरेटिवली चेंज होती जा रही है। हो गया रिस्पॉन्सिव डिजाइन, और नीचे ओवरफ्लो भी नहीं आएगा। ये स्ट्रेटजी हम तब यूज करते हैं, ये एक्सेप्शनल केस में होता है, हर क्लाइंट को करके भी नहीं देते हम। क्यों? ये तब हम यूज करते हैं कि जब हम देखते हैं कि यार क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे जब एक व्यू के अंदर जो इमेज जैसी नजर आ गई ना, हर व्यू में वैसी ही नजर आनी चाहिए, हम तब उसको ये काम करके देते हैं। ये कंपैरेटिवली मुश्किल काम जरूर है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको तब ही करके देते हैं जब क्लाइंट डिमांड करता है। क्योंकि क्लाइंट के पास मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास एक एक इमेज का एक फॉर्मेट होता है, उसने वही इमेज का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करना होता है। मुंह उठा के कोई भी इमेज नहीं उठा के दे देता। हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट है वो मुंह उठा के इमेजेस दे देते हैं कि भाई कोई भी इमेज है, वो कहते हैं लगा दो, फिर चेंज कर देंगे, बाद में कहते हैं यार ये कैसी लग रही है, कि भाई मैं एक डेवलपर हूँ, अब मैं डिजाइनिंग का काम भी करता जाऊँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको इस तरह, डिजाइनर का काम ये होता है कि आपको क्रॉप करके इमेज दे। ठीक है। तो ये क्या है, फिर आप इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज करते हो कि इन केस अगर वो बड़ी छोटी इमेज लगा भी देता है, तो जो आपने एक बार में स्टाइल सोच लिया था वही स्टाइल चलता रहेगा। वो भाई उसको अब इसके ऊपर करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज, कंटेन। लेकिन अब इसका क्या है, इमेजेस साइड से कॉपी नहीं आ नहीं रही, पूरी नहीं आ रही। ठीक है। कवर के अंदर आपकी पूरी इमेज आएगी, लेकिन थोड़ी सी जूम, कुछ थोड़ी सी अनजूम वगैरह हो जाएगी। ये फिल करोगे तो वो पिचक गई, नन है, वो जूम हो रहा है, स्केल डाउन है, इनहेरिट है, और चलो जी खत्म। ठीक हो गया। आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, यूज इफेक्ट के अंदर हमने कैसे एपीआई को कॉल करते हैं, एपीआई का डाटा जो है वो एक प्रॉमिस में आता है, हम प्रॉमिस में बजाय उसको रिटर्न करने के एक स्टेट के अंदर डाल के फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है। और यूज करने के बाद हमने आज प्रॉपरली पढ़ा है कि रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे करते हैं। ठीक हो गया। ताकि क्या, कैश ऐसा डाटा होता है जो कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए सेव करके रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लाइक जैसे कि यूजर की इंफॉर्मेशन है वो बार बार आ रही है सर्वर से, तो हम बार बार उसको लाने की बजाय एक जगह पे हम सेव करवा देते हैं, और उसी को जब यूजर रिक्वेस्ट करता है वहां से हम उठा के यूज कर लेते हैं। जो हमारा कॉन्टेक्ट एपीआई या फिर हमारी रिडक्स वगैरह है, वो
एक कंसेप्ट में देखा जाए तो वो कैशे का काम देते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? हमला ये ट्रिक पता था? सर वो तो फ्लैक्स बॉक्स सिस्टम वो बूटस्ट्रैप इतना इस्तेमाल किया है। लेकिन बूटस्ट्रैप में भी इस तरह से वो मैनेज करके आपको डिव की हाइट एंड विड्थ रिस्पॉन्सिव करके नहीं देता। सर वो ये नहीं करके देता, वो मतलब एग्जैक्टली ये हो जाता है कि ब्रेक फोर फोर फोर। नहीं, वो तो ग्रिड बना के देता है ना। मैं मेनली ग्रिड तो बनाना, तो एक सैंपल सा एक एग्जांपल दी ना। मेन चीज ये थी कि उसके अंदर हमने इमेजेस दिखा दी ऐसे। अब ये देखो, इमेज का जो व्यू नजर आ रहा है अभी भी वही व्यू है, कहीं से इमेज थोड़ी सी भी क्रॉप नहीं हुई। सर ये काम हम सीएसएस ग्रेड करके नहीं कर सकते? देखो, सीएसएस ग्रिड करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज नहीं कर सकते कि ये वो इमेज जो है उसकी विड्थ विड्थ हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हाइट मैनेज नहीं तो होती। सर वो ग्रेड लगा दे सारे उसके, यार उसमें ग्रेड ड्रॉ में उस उसकी हाइट आ उसका जाएगी। क्या होता है, हाइट आपको मैनुअल देनी पड़ती है। एक कस्टम हाइट होती है, इसके अंदर कस्टम हाइट नहीं है, इसके अंदर डायनामिक है, विड्थ के मुताबिक ऑटोमेटिकली मैनेज होती जा रही है। अब मेरी चार्जिंग लो हो रही है, हो गई है बल्कि। मैं इसको पुश कर देता हूँ। ये